हमारे साथ बात करने के लिए छवि राजावत, पूर्व सरपंच राजस्थान, हमारे साथ मौजूद हैं। साथ ही रेखा बहुगुणा, सरपंच उत्तराखंड, भी हमारे साथ जुड़ने जा रही, मुझे बताया जा रहा है। छवि, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। आज एक महत्वपूर्ण दिन है। महिला आरक्षण पर एक लंबे अरसे से 27 सालों का इंतजार है, लगता है कि अब पूरा होता हुआ नजर आ रहा है। आप पहली सरपंच ऐसी बनी थी जो MBA कर आई थी, विदेश से पढ़कर आई थी, और आपने राजनीति में कदम रखा था। ये एक बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव था। आप आज किस तरह से देख रही हैं, जिस तरह से आज एक कदम हम बढ़ गए और करीब महिला आरक्षण के? जी, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि फाइनली मुद्दा फिर से सामने आया है। इससे पहले ही एक्सेप्ट कर लेना चाहिए था, बट एज दिस इट्स नेवर टू लेट। मैं इसी आशा के साथ मेरे ख्याल से जो सभी महिलाएं हैं अपने देश की, हम सब इसी के लिए इंतजार कर रहे हैं कि कब ये बिल पास होगा और कब जो अंडर रिप्रेजेंटेड विमेन है, कब हम स्टेट और नेशनल लेवल पे पॉलिसी मेकिंग में, डिसीजन मेकिंग में, जो सिर्फ हम महिलाओं के लिए नहीं परंतु हमारे उसके साथ साथ युवा पीढ़ी और बच्चे हैं, उनके बारे में भी काफी चीजें जो होनी चाहिए है सरकार में, वो हम लेके आ सकते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी आवाज सुनने को नहीं मिलती है, और अगर सुनी भी जाती है तो उसका क्या महत्व है, उसके पीछे क्या चीज है जिसके लिए हम लड़ रहे हैं या डिमांड कर रहे हैं, वो अगर दूसरी तरफ सिर्फ पुरुष हो तो अक्सर वो नहीं समझ पाते हैं। तो यही मैं आशा करती हूँ कि और महिलाएं आगे आएंगी। बिल्कुल। छवि, हमारे साथ रेखा बहुगुणा भी जुड़ गई हैं। ये सरपंच है उत्तराखंड में एक जगह की। रेखा, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। हम आगे बढ़े। पंचायत स्तर पर हमारे देश में 22 राज्यों में 50% आरक्षण है। ये बहुत महत्वपूर्ण अपने आप में है। मैं आपसे जानना चाहूंगी, आप खुद सरपंच हैं, चुनौतियां क्या हैं? क्योंकि आरक्षण मिलना, उसमें आगे बढ़ना, और इस समय आप जरा बताएं दर्शकों द्वारा, आप खुद सरपंच हैं, किस तरह से हालात हैं आपके सामने? जी, मैं एक सरपंच की हैसियत से देखती हूँ। जब मैं मीटिंग्स में जाती हूँ तो अधिकतर मुझे लगता है कि कई बार तो महिलाओं की जगह उनके पुरुष आ जाते हैं मीटिंग में। अगर कोई सरकारी कर्मचारी महिला को फोन करता है, महिला प्रतिनिधि, तो शायद मुझे लगता है 90% जो उनके परिवार वाले फोन उठाते हैं, जैसे उनके पति, पिता, पुत्र आदि। तो उनको आगे बढ़ने का मौका ही नहीं दिया जाता। सरकार ने भले ही उनको 50% आरक्षण हम पंचायतों में हम लोगों को दे दिया, तो हम लोगों का डेवलपमेंट कहाँ हो रहा है ना? तो अब इतनी बड़ी जिम्मेदारी, और ये जो महिला आरक्षण बिल लोकसभा राज्यसभा के लिए पारित हो रहा है, ये बहुत गौरव की बात है हमारी, लेकिन चुनौतियां भी बहुत अधिक हैं। अगर हमको यहाँ पर हम लोगों को आरक्षण मिल जाता है तो कम से कम इससे ये बात होगी कि अगर कहीं विधानसभा या कहीं लोकसभा में मीटिंग हो रही है तो कम से कम उसका पति तो नहीं जाएगा, वहां पर एक ट्रांसपेरेंट चीजें रहेंगी सब सामने। चलो पंचायतों में तो चले जाते हैं ना, कोई छोटे स्तर के अधिकारी उनको डांटते हैं कि आप अंदर क्यों आ गए पंचायत के अंदर। कहीं कहीं तो इतनी बुरी हालत है कि महिला सरपंच है और उसके पति के जेब से आप मोहर देख सकते हैं, सारा उसका साइन भी वो करता है। इस बात का खुद मैं एक उदाहरण हूँ। जब मैं अपने आसपास देखती हूँ तो कई महिलाएं ऐसी करती है, अपने पुरुष लोगों को भेज देती हैं वहां पर, अपने पिता को भेज देती हैं। ये एक आम बात है, सारे भारतवर्ष की ये स्थिति है। उत्तराखंड की जहां मैं रहने वाली हूँ वहां की ये स्थिति नहीं। तब बड़ा एक महिला होने के नाते मुझे खुद भी देखो, आज हमारा राज्य जहां हम एक आजादी की सांस ले रहे हैं, महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान रहा है, ये सारे विश्व में चर्चित बात रही है। और आज फिर जब सरकार की ओर से हमें 50% आरक्षण मिलता है और हम अपने को 0 पाते हैं कि हमारा तो कोई विकास हो ही नहीं रहा है। बिल्कुल, ये महिलाओं को भी सोचना होगा और समाज को भी सोच बदलने की जरूरत है। छवि, मैं यहाँ से आपसे भी पूछना चाहूंगी कि जिस तरह से अब अगर आप देखें जो सरकारें हैं, अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें, वहां पे पंचायतों में सिर्फ 33% आरक्षण है, लेकिन उत्तराखंड में जहां से रेखा जी आती हैं वहां पे 50% आरक्षण है पंचायत में। राजस्थान में 50% है आरक्षण, राजस्थान में। क्या इसका असर आप देखती हैं इसमें? एक तो ये जो पंचायत पति, सरपंच पति, प्रधान पति की ये है, तो ये हमारे क्या समस्या है? ये हमारे समाज में जो सोच है उसको बदलने में अभी और समय लगेगा? क्या ये उस ओर इशारा कर रहा है? डेफिनेटली। देखिए, मैं पहली बार जब सरपंच बनी थी, मैं आपको बताना चाहूंगी, मुझे 10 साल हो गए सरपंच
के पद पे कार्य करते हुए। और 2010 से अगर मैं 2015 में भी अगर मैं वो डिफरेंस कंपैरिजन लेके आऊं, तो मुझे लगता है ऑलरेडी डिजिटल इंडिया जैसे ही आया, उससे काफी तादाद में जो प्रॉक्सी लीडरशिप थी, जहां पुरुष प्रॉक्सी लीडरशिप लेते थे, वो काफी हद तक घटा है। क्योंकि अगर महिलाओं को इंफॉर्मेशन नहीं मिलती थी तो उनके पास एक प्लेटफॉर्म था, अपने फोन के द्वारा, इंटरनेट के द्वारा वो इंफॉर्मेशन ले सकती थी, और सोशल मीडिया जिनको इस्तेमाल करना आता है वो उसको अच्छे से इस्तेमाल करके अपनी आवाज दूसरों तक पहुंचा सकती थी। तो वो बदलाव कहीं ना कहीं ऑलरेडी 2010 के बाद से मैंने देखा है शुरू हो चुका था। मुझे खुशी होगी देख के ये अगर बिल इम्प्लीमेंट होता है। तो मेरे ख्याल में अभी आ रहा है जावेद जी की एक कविता, जिसमें उनका कहना है, जिंदगी है तो ख्वाब है, ख्वाब है तो मंजिलें हैं, मंजिल हैं तो रास्ते हैं, रास्ते हैं तो ऑफ कोर्स मुश्किलें होंगी, लेकिन मुश्किलें हैं तो वहां विश्वास भी है, और जहां विश्वास है वहां हिम्मत है, और जहां हिम्मत है वहां सफलता जरूर होगी। मैंने खुद ने देखा, अगर मैं खुद का उदाहरण दूं, तो अगर 2010 में महिला रिजर्वेशन नहीं होता तो मेरे ग्रामवासी, जिनका ये निर्णय था मुझे सरपंच बनाने का, और ये पुरुष ही थे गांव के बुजुर्ग लोग जिन्होंने निर्णय लिया कि वो मुझे सरपंच बनाना चाहते थे। और मैं उनसे अक्सर मजाक करती हूँ कि भले ही वो बचपन से मुझे जानते थे, छुट्टियों में मैं आती थी, उन्हें लगता था कि मैं सक्षम हूँ, मैं ये पद अच्छे से संभाल सकती हूँ, मैं पढ़ी लिखी हूँ, होनहार हूँ, पर अगर ये रिजर्वेशन नहीं होता तो शायद ही वो मुझे सरपंच बनाने का निर्णय लेते। तो अपने आप में कहीं ना कहीं रूरल एरिया में भी आप देखें, लोगों में समझ है। और अगर ये बिल पास होता है, इतना समय हो गया अब तक पास नहीं हुआ है, पर आज की तारीख में भी विमेन अंडर रिप्रेजेंटेड हैं। हमारे अक्सर महिलाएं हैं, जो ये पहली लाइन है जावेद जी की, जिंदगी है तो ख्वाब है, इसका मतलब ये हुआ, अगर आपको लगता है कि आप मर के जी रहे हैं, जो मैं देखती हूँ अक्सर कई महिलाएं, चाहे वो शहरों में हो चाहे वो गांव में हो, वो कहीं ना कहीं उनके जो सपने हैं वो मिट चुके होते हैं। उन्हें लगता है कि आगे कोई अपेक्षा नहीं रख सकते हैं, कोई सपने हम नहीं देख सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल ये बिल पास सही होता कहा है और महिलाएं पॉलिसी मेकर्स बनती हैं, then that transformation will happen, and transformation will happen very fast, और चीजें जरूर बदलेंगी स्टेट लेवल पे, नेशनल लेवल पे, एंड द प्रोग्रेस जो हमारा देश देखना चाहता है वो जरूर दिखेगा। बिल्कुल बिल्कुल, आप छवि कह रही हैं। रेखा जी, मैं आपसे क्या बदलाव आप देखना चाहेंगे? आपने जो मूलभूत समस्या वो सामने रखी, जो जग जाहिर है, लेकिन उसको बार बार हम उसके बात करते हैं, लेकिन आप बताइए क्या इसका हल हो सकता है, जिस तरह से जो आपने समस्याएं तमाम रखी हैं सामने? जी, एक तो अगर ये विधेयक पास हो जाता है महिलाओं के लिए, तो इसमें एक तो शिक्षा का रखना चाहिए अनिवार्य, कि इतनी शिक्षा अनिवार्य होनी चाहिए एमपी सीट के लिए, या हमारी एमएलए सीट के लिए, लोकसभा राज्यसभा के लिए, ये एक तो शिक्षा होनी चाहिए। दूसरा, जब महिला का हम आरक्षण की बात करते हैं, ऐसे क्षेत्रों में आरक्षण होना चाहिए जहां पर कि महिलाओं की आबादी अधिक हो। मान लिया अगर मैं अपनी यहाँ हरिद्वार लोकसभा सीट की बात करती हूँ, या मैं अल्मोड़ा सीट की बात करती हूँ, तो ये एक हमें कंटिन्यूटी में देखना पड़ेगा कि जहां महिलाओं की तादाद ज्यादा है वहां पहले आरक्षण दिया जाए। मान लिया 2 सीट हमें मिलती है, तो कम से कम ऐसी जगह जहां महिलाओं की आबादी ज्यादा हो। और दूसरा, शिक्षा का तो हमें रखना ही होगा कि इतनी, कम से कम इतनी शिक्षा अनिवार्य होनी चाहिए एक एमएलए और एमपी के लिए। तो कहीं ना कहीं अगर हम ये 2 चीजें अप्लाई करते तो इससे कहीं ना कहीं बहुत ही प्रभाव पड़ेगा हमारी सीट पर। और हम तो दुनिया की आधी आबादी है महिलाएं, क्यों ना हम आगे बढ़े। आज इतने जद्दोजहद के बाद आज हमें 33% आरक्षण की बात हो रही है राज्यसभा लोकसभा में, ये तो बहुत पहले ही हो जाना चाहिए था। महिला एक छोटे से घर को इतने अच्छे से संजोती है, उसमें इतनी सूझबूझ होती है और इतनी स्टेमिना होती है महिलाओं में, मुझे तो लगता है पुरुषों से ज्यादा सोच समझ है। वो अलग बात है, उनको निखरने का मौका समाज में दिया ही नहीं जाता। एक पंचायतों के माध्यम से दिया जा रहा है तो वहां भी दबाव है, उसका पति उस पर हावी है। तो अगर इस तरह से हमें लोकसभा राज्यसभा में हमें आरक्षण मिलता है तो हम काफी आगे जाएंगे। और अगर हमें आरक्षण मिलने के बाद अगर हमें ऐसे पदों पर हमको मंत्री का दर्जा दिया जाता है, हमें कैबिनेट में दर्जा दिया जाता है, तो तभी तो हम उस चीज को सोच पाएंगे। मान लें मैं एक महिला हूँ, मुझे
मुझे स्वास्थ्य का अगर मुझे कैबिनेट मंत्री बनाया जाता तो मुझे पता है कि महिलाएं किन ऐसी हालातों से गुजर रही है। भला आज हम कहते हैं कि हम चांद पे पहुंच गए, लेकिन आज भी वो औरत प्रसव पीड़ा से गुजरती है तो जंगल में और सड़क के बीच में अपने बच्चे को पैदा करती है। आज भी ऐसी घटनाएं अखबारों में आपको सुबह हर प्रदेश की दिखती होंगी। तो कम से कम एक महिला होने के नाते हम उस चीज को समझ सकते हैं। अगर हम खेती किसानी में आगे हैं, आपको तो पता ही है उत्तराखंड में तो महिलाएं भी हल चलाती हैं, आज भी महिलाएं हल चलाती हैं। बिल्कुल, और तो कम से महिलाओं कम को अगर किसान का दर्जा नहीं मिलता है, महिलाओं को किसान नहीं कहा जाता जबकि हमारी तमाम महिलाएं किसान खेतों में काम करती हैं। राजस्थान की बात बिल्कुल। करें, उत्तराखंड की बात करें, बिहार की बात करें, जी। अगर रुपाई की अगर हम देखेंगे, खेत खलियान में अगर रुपाई हो रही तो महिला है, बुआई करने जा रही तो महिला है, घास ढोने जा रही तो महिला है, बैलों को पानी पिलाने जा रही तो महिला है, बीज अगर देख रही है कौन सा सही है कौन सा गलत, उसको फटक के उस 1 किलो बीज से आधी किलो बीज निकालती है, अच्छा वो महिला है। तो कहाँ महिला हर काम कर रही है, लेकिन महिलाओं को जहाँ ऐसा दर्जा देने की बात आती है, जहाँ सूझबूझ की जरूरत होती है, जहाँ पूरे प्रदेश को पूरे देश को लाभ होता है, वहाँ महिलाओं की संख्या कहाँ है? हमारे तो 6-7% भी महिलाओं का कहीं पे योगदान नहीं है कि राज्यसभा लोकसभा में। आज अगर ये विधेयक पास हो जाता है तो निश्चित ही पंचायतों से ज्यादा आपको देखने को मिलेगा कि महिलाएं कितने आगे दौड़ रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल, जो आपने ये बात कही है बहुत खरी और साफ बात कही है, जो जमीनी समस्याएं वो हमारे सामने रखी है। छवि, संक्षेप में मैं आपसे कि जो बड़े 2 राजनीतिक दल हैं, अब ये आरक्षण आ जाएगा तो ये बहुत अच्छा हो जाएगा। हालांकि अभी हमें 2027 के बाद शायद 2029 तक इंतजार करना पड़े, क्योंकि उसका एक प्रोसेस होगा। कांग्रेस ने 13% लोकसभा में महिलाओं को आरक्षण दिया था और बीजेपी ने 12% दिया था। हालांकि आपको याद होगा उत्तर प्रदेश में कांग्रेस ने 40% महिलाओं को टिकट भी दिया था, लेकिन वो जीती नहीं थी उतनी तादाद में। क्या कारण है इसके पीछे? आप क्या देखती हैं जो ये बदलाव होना चाहिए? देखिए, बदलाव जो माइंडसेट चेंज है उसके लिए काफी मेहनत करनी पड़ेगी। पर अब क्योंकि प्लेटफॉर्म्स हमारे पास इतने सारे हैं लोगों को इम्पैक्ट करने के लिए, और सेल फोन तकरीबन देश के हर कोने में पहुंच चुका है, तो मुझे लगता नहीं कि ये मुश्किल होगा। बस ये है कि सही मैसेजिंग होनी जरूरी है। बिल्कुल सही बात कह रही हैं। उन्हें नहीं लगना चाहिए कि उनके अगेंस्ट कोई एक्ट किया जा रहा है। उन्हें ये समझना चाहिए, और ये बहुत ही अच्छी तरीके से मैडम ने कहा, जो मुझे एक कहावत हमारी गांव के बुजुर्ग ने कहा था, आई जस्ट एंड विद दिस, कि पुरुष एक आंख से देखता है लेकिन महिला दोनों आंखों से देखती है। और पुरुषों को ये समझना है कि मेन एंड विमेन हम ऑपोजिट्स नहीं हैं, हम एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। तो जब दोनों दिमाग एक साथ एक टेबल पे आके काम करेंगे तो उसका जो आउटपुट होगा, बिल्कुल इसी बात पे मैं माफी चाहती हूँ, मैं आपको रोक रही हूँ। हमारे साथ आप दोनों जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। रेखा जी आपका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद, छवि आपका भी।